हेलो एवरीवन। आठवीं कक्षा सामाजिक विज्ञान के इस क्लास में आपका स्वागत है। हमारी पुस्तक चल रही थी हिस्ट्री पोर्शन की, हमारे अतीत भाग 3। तो ये हमारी पुस्तक चल रही थी। तो इसका हमारा इससे पहले 3 चैप्टर हम पूरे कर चुके हैं। ये हमारा चौथा चैप्टर है, आदिवासी डिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, ट्राइब डिकू एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। मेरा नाम सतीश कुमार है। तो चलते हम इस टॉपिक के ऊपर सीधा। तो ये हमारा फोर्थ चैप्टर है, आदिवासी डिको और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो जो आदिवासी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आदिवासी, ये जनजाति। आपने शब्द सुना होगा। तो जनजाति क्या है? जनजाति एक प्रकार से जंगल में रहने वाले, एक ही प्रकार की संस्कृति और कल्चर से संबंधित एक शब्द है, जिसमें जो है एक ही तरह के वेशभूषा पहनने वाले, एक ही तरह के कल्चर रखने वाले, जंगलों में रहने वाले लोग, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं। यहाँ पर ये घटना है 1895 की, जहाँ बिरसा नाम का एक आदमी, जो झारखंड, जो छोटा नागपुर झारखंड में एक क्षेत्र है, एक्चुअली में छोटा नागपुर का पठार है, उनके जंगलों में ये घूमते हुए देखा गया। तो ये जो इस टाइम जो है भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था। तो भारत में अंग्रेज़ों ने जो है भारत के ऊपर रूल किया। तो उस रूल के ऊपर जो है या उन नियमों का जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, उनसे इनके जीवन के ऊपर उथल पुथल हो जाती है। तो जिसकी वजह से ये उन बाहरी लोगों से जो है स्वतंत्रता चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। तो जो ये बाहरी लोग थे, जैसे अंग्रेज़ थे, इनको दीकू कहा गया है। तो इनसे उन जनजातीय लोगों को छुटकारा दिलाना चाहते थे, जिसका नाम था बिरसा। और ये एक मुंडा जाति से संबंध रखते हैं। तो आगे हम चलते हैं। बिरसा मुंडा जो है, इसका मुंडा जाति में है, मुंडा परिवार में जन्म होता है। और ये एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर के पठार में रहता है। इनके अन्य समर्थन के इलाके भी हैं, जो आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इनमें मिलेंगे। तो इनकी और अन्य जो समर्थक जनजातियां हैं, जो इन्हीं की विचारधारा से सहमत थे, उसका नाम संथाल और उराव थे। और ये आसपास के, अब देखिए अंग्रेज़ों ने क्या किया। अंग्रेज़ों ने ये जंगलों में रहते थे। तो जंगलों में की जो जंगलों की जो भी संसाधन हैं, लकड़ी को काट कर या वहाँ से पशुओं को पालकर या झूमिंग कृषि करके, आगे हम पढ़ेंगे झूमिंग कृषि क्या है, तो उनके माध्यम से ये अपना गुजारा करते थे या जंगल में संग्रहण का कार्य करते थे। जो भी इनको मिल जाता उनसे उनको कलेक्ट करते और बाज़ार में, मार्केट में बेच देते। तो इस तरीके से ये जनजातीय लोग अपने जीवन बसर कर रहे थे, जीवन का गुजारा कर रहे थे। तो अब अंग्रेज़ों ने इनके इन कार्यों के ऊपर बैन लगा दिया कि आप जंगलों को नष्ट कर रहे हो। तो जंगलों को बनाए रखने के लिए अब आप लकड़ी नहीं काट सकते, जंगलों में ऐसे स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते। तो इस तरीके से ये लोग जो है अंग्रेज़ों से काफ़ी परेशान थे, क्योंकि इनकी आजीविका नष्ट हो रही थी। तो जिसकी वजह से इनके नेता थे, जिसका नाम था बिरसा। अब बिरसा इन जनजातीय लोगों की इन्हीं असमंजस की स्थिति को ठीक करने के लिए अंग्रेज़ों को, जो इनको ये जो बाहरी लोग थे, जिनको ये दीकू कहते थे, उनको यहाँ से बाहर निकालना चाहते थे। तो इसलिए अंग्रेज़ों से जो दीकुओं से या अंग्रेज़ों से और जनजातीय लोगों के बीच में तनाव पैदा हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ जनजातीय लोग जा रहे हैं, इस पिक्चर में एक नदी को क्रॉस कर रहे हैं। तो इस तरह के ये लोग हैं जनजातीय, जो जंगलों में रहते हैं। अगर हम इनके समाजों की विशेषताओं के ऊपर बात करें, तो ज़्यादातर जो कबीले हैं, अब देखिए ये समूह में रहते हैं और एक ही तरह के रीति, इनकी संस्कृति के लोग हैं और एक कुटुंब में, एक कबीले में रहते हैं। और उस कबीले के रीति रिवाज जो है, जो ब्राह्मण की रस्में हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अलग है। और इनके समाजों में कोई गहरे मतभेद नहीं होते। और जो जिस प्रकार के मतभेद हमारे जाति पर आधारित समाज में देखने को मिलते हैं, तो एक कबीले के जितने भी लोग हैं, एक कुटुंब के रूप में आपस में बंधे होते हैं।
और आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फ़र्क बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये इनकी 3-4 विशेषताएं जो आपको यहाँ से निकालनी है। अब जनजातीय लोग किस तरीके से अपना जीवन बसर करते हैं, तो मैंने जैसा कि बताया, ये खेती करते हैं, जंगलों से जो भी मिल गया उसको कलेक्ट करेंगे और मार्केट में बेच देंगे। इसके अलावा ये कुछ मात्रा में पशुपालन भी करते हैं और अन्य सर्विसेज का भी काम करते हैं, जो इनके ऊपर बंदिशें लगने के बाद तय होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं झूमिंग खेती। तो घुमंतू खेती को ही झूमिंग खेती कहा जाता है, झूमिंग कृषि कहा जाता है। तो घुमंतू खेती को ही झूमिंग कृषि कहा जाता है। और ये किस तरह की खेती है? ये लोग जंगलों को छोटे छोटे खेतों में काट कर, सॉरी, जंगलों को, लकड़ी को काट कर उस ज़मीन को खाली कर लेते हैं, ताकि जो है ज़मीन तक धूप पहुंच सके। और उसकी जो ज़मीन पर घास फूस है उनको जला देते हैं, और जो घास फूस है उसी मिट्टी में छिड़क देते हैं, जिससे जो है मिट्टी में पोटाशियम की मात्रा बढ़ जाएगी और भूमि उपजाऊ हो जाएगी। तो इस तरीके से ये खेत को तैयार करते हैं। उस खेत में थोड़े टाइम के लिए खेती की, जब उनकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है तो नए खेत को बो लेते हैं, और नए खेत को साफ़ किया और फिर नए खेत पर खेती की। इस तरीके से पहले एक पार्ट में खेती की, फिर दूसरे पार्ट में, फिर तीसरे में और फिर चौथे में। इस तरीके से लगातार एरिया को साफ करते करते ये आगे की खेती करते जाते हैं। इस प्रकार के स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि ही क्या कहलाती है? झूमिंग कृषि या घुमंतू खेती। इनको घुमंतू कृषि या झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ टर्म हैं जो आपको समझनी जरूरी है, और अंग्रेज़ों ने इसी प्रकार की कृषि की पद्धति की वजह से ही इनके ऊपर बैन लगाया था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं परती भूमि। तो जिसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, तो ऐसी खाली पड़ी ज़मीन को परती भूमि कहते हैं, ताकि उस भूमि की उपजाऊ क्षमता दोबारा प्राप्त हो सके। साल एक पेड़ का नाम है, और महुआ ये एक फूल का नाम है जिसे खाया जाता है, और अथवा इसके अलावा उसको शराब बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पेड़ जो है, ये फूल जो है पूछा जा सकता है आपसे, और परती भूमि के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे अगर हम बात करें तो शिकारी और संग्रहण, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये लोग टोलियों के रूप में जंगलों में चले जाते हैं, और जंगलों में जाकर इनको जो भी मिलता है उनको कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद इनको मार्केट में बेच देते हैं। अब कलेक्ट क्या क्या करते हैं, क्या क्या कलेक्शन करते हैं? कलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये साल और महुआ के बीज और पत्ते जो हैं उनको ये जंगलों से कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और कुसुम और प्लास रंगों के लिए इस्तेमाल के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से इनको जो भी जंगलों से उपयोगी लगता है, जो इनको लगता है बिक सकता है, तो उस पदार्थ को इकट्ठा करके ये मार्केट में बेच देते हैं और कुछ मात्रा में पैसा प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार का ही काम इस पिक्चर में दिखा रखा है। ये महिलाएं, कुछ पत्ते हैं जो आपको पिंडाणु की पत्तियां हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इनको ये औरतें लेके जाती हुई, और इनसे पत्तलें बनाई जाती हैं जो खाना खाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये लोग वस्तु विनिमय भी करते थे। वस्तु विनिमय का मतलब है वस्तु के बदले में वस्तु को दे देना। जैसे मेरे को 1 किलो चावल मेरे पास है, तो सामने वाले से मेरे को गेहूँ चाहिए, तो उसको मैं चावल दे दूँगा और उनसे, दूसरे वाले व्यक्ति से गेहूँ ले लूँगा। इस तरीके से ये एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं। इस मैप को बड़े ध्यान से आप सब देखें। इस मैप में पूरे भारत में जो भिन्न भिन्न प्रकार के जातीय समूह हैं उनका एरिया दिखा रखा है। जैसे पंजाब का इलाका है, इसमें वन और गुज्जर लोग हैं, गद्दी और गुज्जर लोग हैं। इसके अलावा ये उत्तराखंड की अगर हम बात करें, भोड़िया, ये राजस्थान में भील और सहारिया। इसी तरीके से गुजरात में वॉन, गुजर्स और राठवा। मध्य प्रदेश में बैगास, बंजारा और गोंड।
और इसी तरह से महाराष्ट्र में बंजारा और अन्य इस प्रकार की, जैसे हम उड़ीसा और झारखंड इन क्षेत्रों की बात करते हैं, यहाँ पर संथाल, मुंडा, उराव, संथाल, तो इस इलाके की बात हो रही है जहाँ ये जनजातियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये जनजातीय समूह आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये पूरा मैप आप अच्छे से स्टडी कर लेना। कुछ आदिवासी अपने पशुओं को पालते थे। पशुओं को पालने वाले कुछ आदिवासी, जैसे कुल्लू की अगर हम बात करें, उसमें गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे, और इसी तरह से कश्मीर में बकरवाल बकरियां पालते थे। तो ये वो लोग हैं जो इसी तरीके से पंजाब और के पहाड़ों में वन गुज्जर लोग रहते थे, और आंध्र प्रदेश में लबाड़िया रहते थे। तो ये आपसे क्षेत्र में किस कौन से पशु पाले जाते हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें, कुछ जानवर भी पालते थे आदिवासी लोग। अब जो मौसम के हिसाब से ये मवेशी को पालते थे, और मौसम के हिसाब से ये इनको जहाँ घास मिलती तो उस इलाके में ले जाते, वहाँ ख़त्म होती तो दूसरे इलाके में ले जाते। तो इस तरीके से कुछ चुनिंदा जानवरों को पालकर ये अपनी आजीविका को भी कमाते थे। अब अगर हम जानवरों से बात करें तो जानवरों से हमें क्या प्राप्त हो सकता है? जानवरों से हमें खाल खाल चमड़ा, दूध, ऊन, ये सब प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा ये लोग शिकार भी करते थे। तो जो मैं ऊपर की स्लाइड में बताना भूल गया, तो ये टोलियों में चले जाते थे, शिकार करते थे। शिकार में जो भी इनको मिलता उनको मिल बांट कर आपस में ही बांट लेते थे, और इस तरीके से इनका गुजारा चलता था। इस स्लाइड में यहाँ पर बहुत ही शानदार इन्होंने एक बात कही है, शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। अब देखिए, कोई भी सभ्य समाज है, तो चाहे सभ्य है चाहे वो जनजाति है, तो समय के संदर्भ में उनकी जानकारी या समझदारी अलग अलग हो सकती है। तो एक जैसी समझदारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह ही घुमंतू जनजातीय के लोग भी वस्तुओं के बारे में अपने अपने तरीके से सोचते थे। लेकिन घुमंतू जनजातीय लोगों में भी एक समाज में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। उनके जो मर्द और औरत के कार्य हैं उनके बीच में एक क्रम है, और एक तरीके से काम का बंटवारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप इसको पढ़ लेना। तो इसमें औरत के और मर्द के कार्य अलग अलग कर रखे हैं। जैसे कि अ, शिकार करने का काम, बड़े पेड़ों को काटने का काम पुरुष करते थे, जबकि अ, खेतों से कलेक्शन का कार्य, जैसे कि सांगो, इमली और मशरूम, इनको इकट्ठा करने का काम या इनकी प्रोसेसिंग का काम महिलाएं करती थी। इस तरीके से इनके बीच में ये पूरी तरह से काम बटे हुए थे। तो या खेती का काम वो अधिकतर जो मेहनत वाला काम था वो पुरुष करते थे। तो इस तरीके से इन समाजों में भी ये सारे कार्य बटे हुए थे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोग परमानेंट खेती भी करने लग गए हैं। तो कुछ लोग एक ही जगह पर खेती करते हैं, तो इसे हम परमानेंट या स्थायी खेती कहते हैं। तो इस तरह कुछ लोग जो है स्थायी खेती करना आरंभ कर देते हैं, और जिससे जो है एक तरह से एक ही क्षेत्र पर अच्छे से रहकर स्थायी रूप से आसपास के वातावरण को समझने में इन लोगों को और ज़्यादा एक अच्छा एहसास होता है, और एक तरह से स्थायी खेतों के ये मालिक भी बन जाते हैं, और पूरे कबीले की संपत्ति होती है जो भी जितनी ज़मीन के ऊपर ये खेती करते हैं। तो कुछ लोग घुमंतू खेती भी करते हैं, तो उनको बेवड़ का नाम दिया गया है। तो ये एक प्रकार से मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिसे बेवड़ कहते हैं, या स्थान को बदल बदल कर की जाने वाली कृषि घुमंतू कृषि कहलाती है। जब ये आदिवासी लोग स्थायी खेती करना शुरू करते हैं, तो ब्रिटिश अफसर गौंड और संथाल को एक जगह ठहर कर रहने के लिए जो है, और घुमंतू खेती के मुकाबले इनको ज़्यादा सभ्य मानते थे।
और इसी तरीके से जंगली खेती को या जंगलों में की जाने वाली घुमंतू खेती को ये जंगली और बर्बरी लोग मानते थे। तो ये अंग्रेज़ों को लगता था स्थायी रूप से एक जगह पर बसाना, एक सभ्यता सभ्य बनाना ज़रूरी था। तो इस तरीके से अंग्रेज़ इनको एक जगह पर स्थायी रूप से सेटल्ड करना चाहते थे, ताकि एक ही जगह पर रहकर जंगलों को बिना नुकसान पहुँचाए इनको वहीं पर छोड़ रखा जाए और वहीं पर ये खेती का कार्य करें।